नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम आपको बीएड सेकंड सेमेस्टर, बीएड थर्ड सेमेस्टर में पाठ्य योजना लेसन प्लान कैसे बनाते हैं इसके बारे में फुल डिटेल में जानकारी देंगे और बीएड प्रैक्टिकल फाइल में फाइनल टीचिंग के लिए लेसन प्लान कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताएंगे। जो मैंने यह पाठ्य योजना ली है यह बीएड प्रैक्टिकल फाइल की फाइनल टीचिंग की फाइल है। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या। जो आपका पाठ्य योजना संख्या होगा, जैसे कि लेसन प्लान नंबर 1 है। फिर उसके नीचे लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको जाकर पढ़ाना होगा। तो हमको जिस विद्यालय में जाकर पढ़ाना है उसका नाम है मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज जौनपुर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे नीचे दिनांक, जिस दिन आप पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कक्षा 6, 7, 8 जो जिस कक्षा में आप पढ़ाएंगे। फिर उसके नीचे लिखेंगे वर्ग, जो आपका वर्ग होगा अ ब स द। फिर उसके बाद कालांश, कालांश का मतलब होता है पीरियड। पहला पीरियड है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा, छठवां। फिर अवधि, अवधि होगी आपका 40 मिनट। फिर उसके नीचे लिखेंगे दोस्तों विषय। विषय में आपका, जैसे मैं जो है पाठ्य योजना बनाया हूँ या हिंदी विषय का बनाया हूँ, आपका जो विषय होगा वहाँ पर वह विषय लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे उप विषय। हिंदी में क्या पढ़ा रहे हैं, गद्य पढ़ा रहे हैं कि पद्य पढ़ा रहे हैं। तो हम यदि व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों हम उप विषय व्याकरण लिख देंगे। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे प्रकरण। प्रकरण में हम लिखेंगे पाठ का नाम, जो पाठ हम बच्चों को पढ़ाने जाएंगे। पहले हम प्रस्तावना का प्रश्न करेंगे बच्चों से। जब प्रस्तावना का उत्तर निकल आएगा तो हम नीचे लिख देंगे उस लेसन का नाम। फिर हमारा लेसन का नाम क्या है, विराम चिन्ह। फिर उसके नीचे दोस्तों लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। व्याकरण में सभी पाठों के लिए सामान्य उद्देश्य एक समान होता है, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य बदला बदला होता है। यानी कि विशिष्ट उद्देश्य जो बनता है वह पाठ के अनुसार अनुरूप बनता है, लेकिन सामान्य उद्देश्य पूरे व्याकरण के अनुरूप बनता है। तो सामान्य उद्देश्य में 4-5 पॉइंट हम ले लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है छात्रों को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को व्यवहार में लाने के लिए समर्थ बनाना। दूसरा है छात्रों में नवीन शब्द निर्माण की क्षमता व्यक्त करना। तीसरा है छात्रों में भाषा तथा अंगों उपांगों की रचना को समझने की योग्यता उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों में किसी प्रयोग की शुद्धि या अशुद्धि की युक्ति सहित विवेचना करने की क्षमता उत्पन्न करना। फिर दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य जो होगा वह आपके पाठ के अनुरूप होगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य का मतलब जो आप पाठ्य योजना बनाए हैं छात्र उसके बारे में कितना जान सकेंगे। तो छात्र विराम चिन्हों के अर्थ को जान सकेंगे, छात्र विराम चिन्हों की परिभाषा को जान सकेंगे, छात्र विराम चिन्हों के प्रकार को जान सकेंगे। फिर उसके बाद भावात्मक, इसमें भाव क्या उत्पन्न होगा, इसको क्या छात्र समझ सकेंगे, इसका भाव क्या है। तो छात्र विराम चिन्हों के महत्व को समझ सकेंगे। तो ये महत्व क्या है, एक भाव है। छात्र विराम चिन्हों को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र विराम चिन्हों को विश्लेषित कर सकेंगे। फिर उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य, यानी छात्र क्या क्या कर सकेंगे। छात्र विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य में कर सकेंगे। फिर दूसरा, छात्र विराम चिन्हों के प्रकार की सूची बना सकेंगे, छात्र विराम चिन्ह के भेद में अंतर कर सकेंगे। फिर उसके बाद लिखते हैं दोस्तों सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम जो प्रयोग करने वाले हैं वह है विराम चिन्हों को चार्ट पर दिखाते हुए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सहायक सामग्री में आपका श्यामपट्ट नहीं होगा, डेस्क, बेंच, चाक, डस्टर, ये सब सहायक सामग्री में बिल्कुल नहीं होता है। जो सामान आप घर से बना कर ले जाएंगे वही आपकी सहायक सामग्री होगी। फिर उसके नीचे लिखेंगे पूर्व ज्ञान। छात्र विराम चिन्हों के बारे में सामान्य जानकारी पहले से रखते हैं, इतना हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम प्रस्तावना का प्रश्न लेंगे। दोस्तों प्रस्तावना का प्रश्न मिनिमम आपका 3 होना चाहिए, कम से कम 3 प्रश्न होना चाहिए और अधिक से अधिक 5 प्रश्न होना चाहिए। अंत में कोई भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई तो 6 प्रश्न आप ले सकते हैं। 6 प्रश्न से ज़्यादा यदि आप करते हैं तो आपका प्रस्तावना का जो प्रश्न होगा वह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आपका जो लेसन प्लान का पाठ होगा वह पाठ नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तावना का प्रश्न, नीचे लिखेंगे प्रश्न संख्या। यहाँ पर छात्राध्यापक कथन, यदि छात्राध्यापिका रहेगी तो यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे, यहाँ छात्र अनुक्रिया लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 1 है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। बच्चे बताएंगे कि शब्द कहते हैं। फिर हम दूसरा प्रश्न करेंगे। जो दोस्तों जो दूसरा प्रश्न बनाएंगे हम यहीं से फिर उठाएंगे कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। छात्र बताएंगे वाक्य कहते हैं, छात्र बता लिए वाक्य कहते हैं। अब दोस्तों हम जो छात्र अनुक्रिया करेंगे यानी कि छात्र जो उत्तर बताएंगे, फिर यहीं से हम अगला प्रश्न उठा लेंगे। वाक्यों को पढ़ते और लिखते समय रुकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है,
छात्र बताएंगे विराम कहलाती है। रुकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, नहीं होगा। रुकने की प्रक्रिया के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो छात्र बताएंगे विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हम उद्देश्य कथन लिख देंगे, छात्रों आज हम सब मिलकर विराम चिन्हों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रकरण में पहले बताया था कि हम विराम चिन्ह पढ़ाने वाले हैं, तो हमारा यह पाठ मतलब कि जो पाठ का नाम क्या है या लेसन प्लान का नाम क्या है वह आपका निकल जाएगा। फिर उसके नीचे लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे दोस्तों एक तरफ शिक्षण बिंदु लिखेंगे, फिर एक तरफ छात्राध्यापक कथन। यदि आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे, और यहाँ पर छात्र अनुक्रिया लिखेंगे, और यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। चलिए हम लिखते हैं विराम चिन्ह का अर्थ। सबसे पहले अर्थ बताएंगे तो व्याख्या कर देते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना, ठहरना, विश्राम करना। किसी चीज़ को पढ़ते लिखते समय रुकने की प्रक्रिया विराम कहलाती है। इसे व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे देख लीजिए दोस्तों, मोहन पढ़ रहा है, ताजमहल किसने बनवाया, तो मोहन पढ़ रहा है, हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया। ताजमहल किसने बनवाया, क्वेश्चन मार्क के चिन्ह का प्रयोग किया। दोस्तों आगे हम देख छात्र अनुक्रिया में क्या लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मतलब जो हम व्याख्या बताएंगे, जो छात्राध्यापक होगा जो व्याख्या बताएगा वह छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखते हैं दोस्तों, विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना या विश्राम करना, या हम श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे, यानी कि श्यामपट्ट में हम लिख देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम बोधात्मक प्रश्न छात्रों से करते हैं। जब कुछ पंक्ति बता लेंगे तो छात्रों से हम प्रश्न पूछेंगे विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है, मैंने ऊपर पहले आपको बता दिया है। तो छात्र बताएंगे विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना, ठहरना, विश्राम लेना। फिर आगे हम बताएंगे पढ़ते लिखते समय रुकना क्या कहलाता है, तो पढ़ते लिखते समय रुकना विराम चिन्हों के कारण होता है। राम घर गया ये किसका चिन्ह है, तो यह विराम चिन्ह का चिन्ह है। पूर्ण विराम राम घर गया ये किसका चिन्ह है, तो राम घर गया है पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये बता देंगे छात्र। फिर उसके बाद हम लिखेंगे विराम चिन्ह के प्रकार, तो विराम चिन्ह के प्रकार ये लिखेंगे शिक्षण बिंदु में। फिर उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे विराम चिन्हों के भेद। अल्प विराम किसे कहते हैं, हम छात्र को बताएंगे अल्प विराम वाक्यों में कम समय के लिए रुकने की प्रक्रिया अल्प विराम कहलाती है। उदाहरण के लिए कूलर पंखा हो गया। इसमें हम कौन से, फिर दोस्तों हम श्यामपट्ट कार्य में ये चिन्ह दिखा देते हैं कि हाँ जो अल्प विराम होता है वह ऐसे होता है, मतलब कम से कम रुकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। फिर उसके बाद शिक्षण बिंदु इस तरह, मतलब कि दूसरा पेज है, ऐसा हम हर पेज पे लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र अनुक्रिया, श्यामपट्ट कार्य, आप हर पेज पर लिखेंगे, हर पंक्ति पर लिखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है पूर्ण विराम, जहाँ वाक्य पूरा होता है वहाँ पूर्ण विराम लगता है। जैसे सीता गाना गाती है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगता है। फिर मोर नाचता है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र अनुक्रिया में। फिर श्यामपट्ट कार्य में हम पूर्ण विराम के चिन्ह को दिखा देंगे। फिर तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, जब वाक्यों में कब क्यों कैसे आता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आम कौन खाया, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। मोहन कहाँ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। अनिल कब गया, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। तो हम श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिखा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र अनुक्रिया में। फिर उसके बाद दोस्तों हम बोधात्मक प्रश्न फिर छात्रों से करेंगे। अल्प विराम का चिन्ह क्या है, तो छात्र बताएंगे जहाँ कुछ समय के लिए ठहराव होता है वह अल्प विराम होता है। वाक्य पूरा होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, छात्र बताएंगे पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। क्लास में सर कब से पढ़ा रहे हैं, कौन सा चिन्ह लगेगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, छात्र बताएंगे। फिर विस्मय बोधक चिन्ह के बारे में छात्रों को बताते हैं। छात्रों के वाक्यों के अंत में, दोस्तों देखिए यहाँ से, वाक्यों के अंत में आश्चर्य व्यक्त करने के लिए विस्मय बोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे वह कहाँ गया, अरे वह कहाँ गया, छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में हम यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह दिखा देंगे। फिर उसके बाद अगले पेज पर आ जाते हैं। यह सब हर पेज पर हम लिखेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के बारे में, इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, अच्छा बुरा। तो हम श्यामपट्ट कार्य में योजक चिन्ह को दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे
छात्र अनुक्रिया में। फिर आगे संक्षेप सूचक लाघव चिन्ह, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और संक्षेप सूचक लाघव चिन्ह ऐसे लगा होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है जीरो के समान होता है। इसका प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में हम सिर्फ डॉ लिखते सुना दे देते हैं, डॉक्टर का मतलब पूरा हो जाता है। बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन लिखने के लिए हम बीएड बस इतना लिख दिए, आपका बीएड हो गया। ये जो लाघव चिन्ह लगाते हैं जीरो के समान होता है, इसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं, संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं। फिर उसके बाद कोष्टक चिन्ह, किसी शब्दों को एक से अधिक शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कार्य, लेकिन हम कोष्टक में बता देते हैं क्रिया का मतलब होता है कार्य। पुस्तक, पुस्तक का मतलब होता है किताब, हम कोष्टक में बता देते हैं। यहाँ पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम श्यामपट्टकार में करेंगे। इकहारा अवतरण, किसी विशेष शब्द को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, हमने इकहारा अवतरण मतलब इन्वर्टेड कामा लगा दिया, सिंगल इन्वर्टेड कामा। तुलसीदास ने रामचरित लिखा, तो रामचरित को मैंने सिंगल इन्वर्टेड कामा जिसे इकहारा अवतरण कहते हैं इसमें लिख दिया। यहाँ पर लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर हम इकहारा अवतरण का चिन्ह कैसे है दिखा देंगे। फिर दोहरा अवतरण, किसी के कथनों को ज्यों का त्यों व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी का नारा है हे राम, हे राम गांधी जी ने सेम टू सेम कहा है, तो ऐसे हम दिखाने के लिए दोहरा अवतरण का प्रयोग करते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे श्यामपट्टकार में। फिर उसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे छात्रों से, दुख को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो छात्र बताएंगे विस्मयादि बोधक का। दिन रात में कौन सा चिन्ह लगा है, तो छात्र बताएंगे योजक चिन्ह का, छात्र अनुक्रिया है। फिर दोस्तों फिर अगला प्रश्न करेंगे, सामाजिक विज्ञान में कौन सा चिन्ह लगा है, तो छात्र बताएंगे संक्षेप सूचक का चिन्ह लगा है। फिर अगला प्रश्न है, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, छात्र बताएंगे दो शब्दों को एक से अधिक अर्थों में व्यक्त करने के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। फिर पांचवा है, विजय खेल रहा है, एक कौन सा चिन्ह है, तो हंस पद। हंस पद का मतलब होता है दोस्तों जब कोई कार्य बीच में छूट जाता है, तो कोई शब्द बीच में छूट जाता है तो उसका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद मूल्यांकन का प्रश्न करेंगे एक बार, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, अल्प विराम कैसा होता है, लाघव चिन्ह चिन्ह क्या है, इकहारा अवतरण का प्रयोग कब करते हैं, कब क्यों कैसे के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऐसा प्रश्न मूल्यांकन का प्रश्न छात्रों से करते हैं। फिर उसके बाद गृहकार देते हैं, बच्चों आप सभी विराम चिन्हों के भेद को याद करके और लिख कर लाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापक हस्ताक्षर या छात्राध्यापिका हस्ताक्षर होता है, और यहाँ पर जो आपका टीचर ऑब्जर्व करता रहता है हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का यहाँ हस्ताक्षर होता है। तो नमस्कार दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको सभी पाठ्य योजना प्रोवाइड करा देंगे। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।